मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में मैं बताऊंगी। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण मुद्रा के परिमाण और उसकी मात्रा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एडम स्मिथ, रिकार्डो जे स्मिथ, ये सारे अर्थशास्त्री ने अपना विचार दिया था और फिशर ने इस थ्योरी में एक इक्वेशन का रूप प्रदान करके क्लासिकल इकोनॉमिक्स का समर्थन किया। पीगो, मिल्टन, फ्रीडमैन ने भी इस सिद्धांत की नवीन रूप में इसकी व्याख्या की और इसमें हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम इस बात की व्याख्या करें कि यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मुद्रा के परिमाण और मात्रा में होने वाले परिवर्तन पर ही उसका ये थ्योरी है, इसलिए इसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। और जब हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात करते हैं तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि मुद्रा की एक इकाई कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवा को खरीद सकती है, यह है मुद्रा की क्रय शक्ति और मुद्रा का मूल्य। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि फिशर ने कहा कि अगर अन्य बातें अपरिवर्तित रहें तो ज्यों-ज्यों मुद्रा संचालन यानी मुद्रा का चलन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत असर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है। यानी ज्यों-ज्यों मुद्रा संचलन यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा का सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत असर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। और अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत असर भी दुगना हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत असर फिर गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में का ये विचार है कि मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य के बीच बिल्कुल विपरीत अनुपातिक संबंध है। और जॉन स्टुअर्ट मिल, जे स्मिथ ये कहते हैं कि अगर अन्य बातें यथावत रहें तो मुद्रा के मूल्य में इसके परिमाण के विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है और परिमाण की प्रत्येक कमी उसी अनुपात में बढ़ाती है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कई मान्यताएं हैं। व्यापार की मात्रा और मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु विनिमय के द्वारा संपन्न होने वाले सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। साख मुद्रा और विधि ग्राम मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा की चलन गति अपरिवर्तित रहती है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जब हम इक्वेशन देखते हैं तो इस इक्वेशन में हमें पहले देखना है कि फिशर ने क्या इक्वेशन दिया है। मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के फलस्वरूप कीमत असर में होने वाले परिवर्तन को इक्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस इक्वेशन के स्वरूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। तो फिशर द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित जो इक्वेशन है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये इक्वेशन का प्रारंभिक स्वरूप इस तरह से था, P बराबर M/T, यानी M का मतलब है देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा, T का मतलब है देश में वस्तु और सेवाओं की मात्रा और P का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर। और इस इक्वेशन में T को स्थिर मान लिया गया और इक्वेशन के अनुसार मुद्रा के परिमाण और मूल्य स्तर में सीधा और अनुपातिक संबंध है। और इस इक्वेशन को अधूरा माना गया क्योंकि इसमें मुद्रा की चलन गति को शामिल नहीं किया गया था। तो मुद्रा की चलन गति को शामिल करने के बाद इक्वेशन का स्वरूप इस तरह से बना, P बराबर MV/T अथवा PT बराबर MV, P बराबर MV/T अथवा PT बराबर MV। यहाँ V का मतलब मुद्रा की चलन गति से है। तो इस इक्वेशन में साख मुद्रा और उसकी चलन गति को शामिल नहीं किया गया है, जबकि साख मुद्रा भी विनिमय के माध्यम का काम करती है। तो यहाँ पर फिशर का इक्वेशन प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिमाण समीकरण को निम्न रूप में प्रस्तुत किया
पी टी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश। पी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश बाई टी। एम का मतलब चलन में मुद्रा की कुल मात्रा है, वी का मतलब मुद्रा की चलन गति है, और एम डैश का मतलब है साख मुद्रा की मात्रा। वी डैश का मतलब है साख मुद्रा का चलन वेग या प्रचलन वेग। टी का मतलब है प्रचलन में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अथवा मुद्रा द्वारा किया गया लेन देन। पी का मतलब है सामान्य कीमत स्तर अथवा मुद्रा का मूल्य, सामान्य कीमत स्तर। तो इस इक्वेशन के अनुसार मुद्रा की मांग पी टी, मुद्रा की पूर्ति क्या होगी भाई? मुद्रा की पूर्ति एम वी प्लस एम डैश प्लस वी डैश के बराबर होती है। लेन देन का कुल परिमाण गुना कीमत स्तर अर्थात पीटी मुद्रा की कुल मांग को व्यक्त करता है। और फिशर के अनुसार पीटी बराबर ई पी क्यू। अन्य शब्दों में हम कहें कि समुदाय ई के द्वारा खरीदी गई कुल मात्रा, क्यू को हम मान लेते हैं कीमत स्तर से गुना करने पर मुद्रा की कुल मांग हमें प्राप्त होगी, और यह समुदाय में मुद्रा की कुल पूर्ति के बराबर होती है, जो कि वास्तविक मुद्रा की मात्रा एम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एम गुना उसके चलन वेग वी जमा साख मुद्रा की कुल मात्रा एम डैश गुना उसके चलन वेग वी डैश के बराबर होती है। तो इस तरह एक वर्ष में यानी क्या हुआ कि क्रय के कुल मूल्य यानी पीटी को एम वी प्लस एम डैश वी डैश का द्वारा आंका जाता है, यानी पी टी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश होगा। तो कीमत स्तर पर मुद्रा का प्रभाव अथवा मुद्रा का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जैसे P बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश बाई टी। और इस तरह से यहाँ पर यह दिखाया गया कि फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, जैसे कि डायग्राम ए है, उसमें हम देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का कीमत स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है। यानी शुरू में जब मुद्रा की मात्रा m है तब कीमत स्तर क्या है? p है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर दुगनी हो गई, m2 कर दी जाती है, तो कीमत स्तर भी बढ़कर दुगना हो जाता है, p2 हो जाता है। पुनः जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर 4 गुना अर्थात m4 कर दी जाती है, तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा 4 गुना p4। और इस संबंध को वक्र p बराबर f m द्वारा दिखाया गया है। यह वक्र बता रहा है कि कीमत स्तर p तथा मुद्रा की मात्रा m के मध्य सीधा और अनुपातिक संबंध है। लेकिन दूसरे डायग्राम में यानी डायग्राम b में मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच संबंध को दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मुद्रा के मूल्य को अनुलंब अक्ष यानी एक्सिस पर दिखाया गया है। जब मुद्रा की मात्रा m है तो मुद्रा का मूल्य p है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर दुगनी कर दी जाती है तब मुद्रा का मूल्य घटकर पहले से आधा यानी 1/p2 रह जाता है, और मुद्रा की मात्रा बढ़कर 4 गुना अगर m4 हो जाने पर मुद्रा का मूल्य घटकर यानी चौथाई अर्थात 1p4 यानी 1/p4 हो जाता है। तो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के बीच इस संबंध को हम क्या कहते हैं? नीचे की ओर ढालू वक्र यानी स्लोप वक्र के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर फिशर के सिद्धांत की बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि विनिमय समीकरण में P एक निष्क्रिय घटक है जो अन्य घटकों द्वारा निर्धारित होता है। m से m डैश का अनुपात निश्चित और स्थिर रहता है। यह मान लिया गया है कि v डैश स्थिर है, m और m डैश में होने वाले परिवर्तन से स्वतंत्र रहते हैं। व्यापारिक सौदा t भी स्थिर है और अन्य साधनों जैसे m डैश v तथा v डैश से स्वतंत्र रहता है। मुद्रा की पूर्ति को कहा गया है कि स्थिर मान लिया गया है, और मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्यों के समानुपाती होती है।
यानी मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्य के बराबर यानी समानुपात में होती है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यह सिद्धांत जो है पूरी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्व धारणा पर आधारित है, अर्थात अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की दशा का विद्यमान है, इस बात पर वो निर्भर है। यह सिद्धांत दीर्घ काल में लागू होता है। तो मुद्रा के चलन वेग का मतलब है कि मुद्रा के एक इकाई का एक निश्चित समय में विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार उसका उपयोग किया गया। जैसे अगर 10 रुपये का नोट एक दिन में 10 बार विनिमय के रूप में उसका उपयोग होता है तो उस नोट यानी हम कहेंगे कि 100 रुपया का काम करता है। और इस प्रकार मुद्रा की कुल पूर्ति ज्ञात करने के लिए चलन मुद्रा का उसके चलन वेग से गुना कर दिया जाता है। तो मुद्रा के यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी को प्रभावित करने वाले बहुत सारे बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मुद्रा की मात्रा, अगर देश में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, क्योंकि कम मुद्रा की मात्रा को अधिक कार्य संपन्न करना पड़ता है, और मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो उसका चलन वेग कम होगा। लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति पर भी सर्कुलेशन ऑफ मनी डिपेंड करेगा। लोगों की तरलता पसंदगी यानी लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर भी आपका मुद्रा की चलन गति डिपेंड करेगी। बैंकिंग विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर चलन वेग पूरी तरह से डिपेंड करेगा, मुद्रा का चलन वेग। भविष्य में कीमत का अनुमान, अगर लोगों को ये विश्वास है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो लोग अधिक वस्तुओं खरीदना चाहेंगे और मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाएगा। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भविष्य में कीमत के घटने का अनुमान लगा रहे हैं तो मुद्रा का चलन वेग घट जाएगा। तो मुद्रा के चलन वेग इन सारी बातों पर डिपेंड कर रहे हैं। मुद्रा के यानी परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं कई बातों पर की गई, जैसे कि ये कहा गया कि इस सिद्धांत में फिशर ने जिन मान्यताओं का सहारा लिया है वो अवास्तविक है, और फिशर ने यह मान लिया कि मुद्रा की पूर्ति एम परिवर्तन होने पर उसके चलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, परंतु ये मानता सही नहीं है। और फिशर की मान्यता है कि विधिग्राम मुद्रा एम तथा एम डैश यानी साख मुद्रा का एक निश्चित अनुपातिक संबंध होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, किंतु यह मानता भी वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार फिशर ने यह मान लिया है कि विधिग्राम मुद्रा एम में परिवर्तन होने पर साख मुद्रा के चलन वेग वी डैश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, पर यह मान्यता भी यथार्थ से सच्चाई से दूर है, क्योंकि जब एम में वृद्धि होती है तो कीमत अस्तर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापारी अधिक से अधिक रूप में साख मुद्रा का उपयोग करने लगते हैं, जिससे उसका चलन वेग बढ़ेगा। किसी भी एम में कमी होने पर इसका विपरीत प्रभाव होता है। तो यहाँ पर फिशर की यह मानता है कि मुद्रा में परिवर्तन होने पर व्यापार की मात्रा टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये दोनों तत्व एक दूसरे से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, किंतु यह मान्यता भी सही नहीं है। और फिशर के इक्वेशन के जितने भी अंश हैं उन सब का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है। एम का अनुमान लगाने में यह जानकारी करना बहुत मुश्किल है कि जनता द्वारा कितनी मुद्रा व्यक्तिगत और व्यापारिक कामों के लिए निजी कोष में रखी हुई है। इन कोषों की जानकारी के बिना सक्रिय मुद्रा की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार की कठिनाई एम का शुद्ध अनुमान लगाने में है। तो इन सारे कारणों से हम ये कह सकते हैं कि फिशर का आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूरी तरह से वास्तविकता से परे है। और ये कहते हैं कि फिशर यह भी मानते हैं कि मुद्रा और वस्तु के मूल्य पर केवल मुद्रा की मात्रा का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह मान्यता सही नहीं है, क्योंकि मानसून के समय पर यानी मानसून अगर समय पर नहीं आए और बाढ़ की स्थिति हो, राजनीतिक अशांति की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि अनेक बार वस्तु
मूल्य में वृद्धि होने लगती है। और फिशर का इक्वेशन मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का पर्याप्त विश्लेषण नहीं करता। और क्रॉथर के अनुसार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यह तो बताता है कि मुद्रा की मात्रा के कारण वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु उतार चढ़ाव क्यों होते हैं इसका कारण स्पष्ट नहीं करता। कभी कभी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर ही नहीं होता। तो इन सारी आधार पर और इन सारे आधारों के साथ साथ फिशर का इक्वेशन मुद्रा की मात्रा का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी तो विवेचना करता है, किंतु वस्तु मूल्यों का मुद्रा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी मुद्रा की पूर्ति और मूल्य स्तर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और फिशर का इक्वेशन इस बात पर जोर देता है कि ज्यों-ज्यों मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही मूल्य में परिवर्तन होता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मूल्य में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद होता है, किंतु फिशर के सिद्धांत में इसे महत्व नहीं दिया गया है। तो ये सारे आलोचनाएं हैं कि जैसे कि अनुपातिक परिवर्तन की धारणा सही नहीं है, मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ते हैं, इसकी व्याख्या नहीं की गई। मुद्रा की पूर्ति को मांग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है और फिशर का इक्वेशन मुद्रा की पूर्ति को उसके मूल्य का निर्धारक तत्व मानता है, किंतु व्यापार चक्र की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाती है। मूल्य की तेजी के युग में सरकार चाहे जितना मुद्रा और साख संकुचन करे, मूल्य में कोई कमी नहीं होती। इस प्रकार मंदी के युग में प्राय काफ़ी मुद्रा चलन में डालने पर भी वस्तु मूल्यों में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो इस तरह फिशर का परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्र की समुचित व्याख्या नहीं करता और मुद्रा के मूल्य के संबंध में फिशर की व्याख्या केवल दीर्घकालीन सत्य की ओर संकेत करती है और अल्पकाल पर ध्यान नहीं देता। कीन्स ने बताया कि दीर्घकालीन अध्ययन हमारे लिए विशेष लाभप्रद नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं वरना आय से निर्धारित होती है और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसी विशेष सत्य को प्रकट नहीं करता। सिद्धांत की आलोचना करते हुए निकोलसन ने ये कहा कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कोई नई बात नहीं बताता, वरना एक सर्वज्ञात तथ्य की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत बढ़ जाती है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम दिया जाए यह कोई आवश्यक नहीं है। वस्तुओं के चलन वेग की अपेक्षा कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की है कि यह वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा करता है। तो इन सारी आलोचनाओं के बावजूद यानी प्रोफेसर कीन्स ने कहा था इस सिद्धांत को एक अपूर्ण सिद्धांत माना है और इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत हमें वस्तुओं की कीमत की इस प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करता है कि मुद्रा की मात्रा का इन पर प्रभाव पड़ता है। यानी ये सिद्धांत एक और दृष्टि से उपयोगी है कि विशेष रूप से मंदी के समय अर्थव्यवस्था में कीमतें गिरने लगती हैं तथा व्यवसायी व्यापार में निराशा और मंदी की स्थिति छा जाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होने लगेगी और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से निकलकर विकास की ओर चलने लगेगी। इसके विपरीत अगर मुद्रा प्रसार के कारण कीमतें बढ़ रही हैं तो यह कदम उपयोगी होगा कि सरकार मॉडल और राजस्व पॉलिसी के माध्यम से चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करे, जिससे कीमत में स्थिरता आए। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताते हुए रॉबर्टसन कहते हैं कि यह सिद्धांत मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसका समझना इसलिए आवश्यक है कि वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तु की कीमत में संबंध स्थापित किया जा सके।